कुछ मंथ्स पहले ट्रंप ने एप्पल को धमकी दी थी और कहा था कि उसे इंडिया के बजाय यूएस में आईफोन मैन्युफैक्चर करना चाहिए। And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India. लेकिन आज की डेट में फास्ट फॉरवर्ड करें तो बिल्कुल अपोजिट हुआ है। अभी रिसेंटली एप्पल ने आईफोन 17 लॉन्च किया है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि डे 1 से किसी भी आईफोन के चारों मॉडल आईफोन 17, 17 ईयर, 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं। For the first time ever, Apple is set to produce all 4 models of the much-awaited iPhone 17 in India. This development marks the first time that every new iPhone variation, including the premium and the pro versions as well, will be manufactured in India from scratch to end. और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन का 20% कंट्रोल करता है और उसे यूएस में भी एक्सपोर्ट कर रहा है, और वो भी तब जब ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिया है। He's done it again. Donald Trump has targeted India yet again. Just 24 hours ago, he had threatened new tariffs on India, and now he's delivered. The 25% duty has been doubled, so tariffs on Indian goods will now stand at 50%. ना you might say कि सिद्धार्थ, ये तो सिर्फ 20% हुआ ना, अभी 80% कंट्रोल तो चाइना के हाथ में है और हम तो सिर्फ असेंबल कर रहे हैं ना कि मैन्युफैक्चर। तो इसमें इतनी क्या बड़ी डील है? वेल है, क्योंकि ये जो फिलहाल 20% हुआ है, ये कुछ साल पहले एब्सोल्यूट जीरो था। 2007 से 2017 तक चाइना 100% आईफोन का प्रोडक्शन कंट्रोल करता था, और सिर्फ एप्पल ही नहीं, सैमसंग, पिक्सल और बाकी टेक जायंट्स भी पूरी तरीके से चाइना पर डिपेंडेंट थे। मगर पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सभी कंपनीज चाइना को छोड़कर दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो रही हैं। जैसे कि सैमसंग ने चाइना में अपनी लास्ट फैक्ट्री 2019 में शटडाउन कर दी थी और वियतनाम और इंडिया में शिफ्ट हो गया था। वैसे ही गूगल ने भी 2019 के बाद पिक्सल की मेजर मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट कर ली थी। अब एप्पल भी चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है और उसकी फर्स्ट चॉइस इंडिया है। लेकिन एप्पल के लिए ये शिफ्ट इतना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज यूएस और चाइना एप्पल के इंडिया एक्सपांशन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनफैक्ट चाइना ने पिछले कुछ मंथ्स में कुछ इविल टैक्टिक्स प्ले करी है जिससे एप्पल इंडिया में एक्सपांड ना कर पाए। अब इस पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझने के लिए मैंने कई सारी आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स और बुक्स पढ़ी है और 4 मेजर क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट किया है, जिसे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, कि सभी टेक कंपनीज चाइना को क्यों छोड़ रही है। नंबर 2, किसी भी कंट्री के लिए आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इतनी बड़ी डील क्यों है। नंबर 3, यूएस और चाइना एप्पल के एक्सपांशन को रोकने के लिए क्या टैक्टिक्स प्ले कर रहे हैं। और नंबर 4, एप्पल के इंडिया में आईफोन बनने से क्या बिजनेस और मार्केट अपॉर्चुनिटी अराइज हो सकती है। अब ये स्टोरी सिर्फ आईफोन्स की नहीं है, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ जॉब्स और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल सप्लाई चेन को कंट्रोल कर पाएगा उसकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों है, ये समझने के लिए हमें पहले एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग की बैक स्टोरी जानना बहुत ही जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग बिजनेस स्टोरी। इसके चलते टिम कुक एप्पल के सीईओ बनते हैं, एप्पल वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनती है और एप्पल अपने लिए ही सबसे बड़ा ट्रैप क्रिएट कर लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत 1996 में होती है। उस टाइम एप्पल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसके प्रोडक्ट्स बैक टू बैक फेल हो रहे थे और कंपनी हर साल $1 बिलियन लूज कर रही थी। इनफैक्ट कुछ एनालिस्ट ने तो ये भी प्रेडिक्ट किया था कि एप्पल जल्दी बैंकरप्ट हो सकती है। बोर्ड्स के पास कंपनी को इस क्राइसिस से बचाने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि स्टीव जॉब्स को वापस से एप्पल में लाया जाए। अब जिसको नहीं पता है, 1985 में एप्पल ने स्टीव जॉब्स को फायर कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने नेक्स्ट नाम की कंपनी शुरू कर दी थी। स्टीव को वापस से लाने के लिए एप्पल नेक्स्ट को अराउंड $400 मिलियन में एक्वायर कर लेता है और कुछ टाइम बाद ही स्टीव को एप्पल में पूरा कंट्रोल मिल जाता है और वो एप्पल के नए सीईओ बन जाते हैं। अब एप्पल में वापस आने के बाद स्टीव काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्हें 2 वीक्स तो सिर्फ एप्पल की प्रोडक्ट लाइनअप समझने में ही लग जाते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम एप्पल 40 डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर मॉडल सेल कर रहा था। यस, 40 डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स। कस्टमर्स तो क्या, एम्प्लॉयज तक को समझ नहीं आता था कि कौन से यूज केस के लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जॉब्स काफी बोल्ड डिसीजन लेते हैं। वो एक मार्कर उठाते हैं और 2x2 का एक मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं, जिसके y एक्सिस पर पोर्टेबल और डेस्कटॉप होता है, वहीं x एक्सिस पर कंज्यूमर और प्रोफेशनल होता है। मतलब ये कि एप्पल अब 40 की जगह सिर्फ 4 डिवाइस ही बनाएगा। लैपटॉप के 2 वर्जन कंज्यूमर और प्रोफेशनल के लिए, वही डेस्कटॉप के भी 2 कंज्यूमर और प्रोफेशनल के लिए।
दैट्स इट। अब इतने सारे प्रोडक्ट्स लाइनअप बंद हो जाने की वजह से कहीं सारी जॉब्स चली जाती है, बट दैट्स द ओनली वे एप्पल कुड सर्वाइव। इसके बाद स्टीव जॉनी आइव के साथ मिलकर एक रिवॉल्यूशनरी कंप्यूटर डिजाइन क्रिएट करते हैं, जिसे देखकर हर कोई शॉक हो जाता है। ये कलरफुल, ट्रांसलूसेंट और फ्यूचरिस्टिक लुक वाला एक कंप्यूटर होता है। यस, मैं iMac की बात कर रहा हूँ। अब ये था तो काफी ज्यादा रिवॉल्यूशनरी डिजाइन, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था, बट यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दिक्कत थी। एप्पल के इंजीनियर्स इस डिजाइन को बना ही नहीं पाते हैं। उनका कहना था कि इस डिजाइन को एक लैब के अंदर बनाना पॉसिबल ही नहीं है, स्पेशली जो लैब्स एप्पल के पास है। सो एप्पल के पास इस टाइम पर विजनरी स्टीव जॉब्स और बेस्ट डिजाइनर जॉनी आइव तो था, बट उनके पास कोई प्रोडक्ट रेडी ही नहीं था और कंपनी कंटिन्यूअसली पैसा बर्न करते जा रही थी। बट तभी 1998 में कंपनी के लिए एक मिरेकल होता है, जिससे सभी चीजें बदल जाती हैं। जो iMac एप्पल की पूरी टीम नहीं बना पा रही थी, वो कुछ ही मंथ्स में रेडी हो जाता है और सरप्राइजिंगली एप्पल इस iMac के 8 लाख यूनिट्स सिर्फ 5 मंथ्स में बेच देता है। इसे हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट कमबैक भी माना जाता है। बट अब सवाल ये क्या कि 1998 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सारी चीजें अचानक से बदल गई। 1998 में स्टीव जॉब्स एक बंदे से मिलते हैं। वो स्टीव जॉब्स की तरह विजनरी नहीं था, बल्कि ऑपरेशन जीनियस था। जहां स्टीव नए नए क्रेजी डिजाइन लेकर आते थे, ये बंदा पूरा बैकएंड संभाल लेता था। कौन सा पार्ट कहां से मिलेगा, कितने प्राइस में, कैसे डिलीवर होगा, सब कुछ मैनेज कर लेता था। इवन स्टीव जॉब्स की इम्पॉसिबल डेडलाइंस भी मीट कर देता था। जिस बंदे की हम बात कर रहे हैं, इज नन अदर देन टिम कुक। 1988 में स्टीव जॉब्स टिम को एप्पल का विजन समझाते हैं और टिम इमीडिएटली एप्पल को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। टिम को वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, जिसमें वो मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री सब कुछ कंट्रोल करते हैं, बेसिकली पूरा ऑपरेशंस। स्टीव टिम को अपनी सबसे बड़ी दिक्कत समझाते हैं कि उनके इंजीनियर्स iMac को बना ही नहीं पा रहे हैं और उन्हें कैसे भी करके इस चीज को इमीडिएटली सॉल्व करना है। अब स्टीव जॉब्स का मानना था कि एप्पल को सभी चीजें इन हाउस मैन्युफैक्चर करना चाहिए, वही टिम कुक का मानना था कि एप्पल को सब कुछ खुद से बनाने के बजाय मैन्युफैक्चर से पार्टनर कर लेना चाहिए, जिससे हम फास्टर, चीपर और बेटर प्रोडक्ट्स बना सकेंगे। और यहीं से एप्पल पूरा 180 डिग्री यू टर्न लेती है। वो सब कुछ इन हाउस मैन्युफैक्चर करने की बजाय आउटसोर्स करना शुरू कर देती है, बेसिकली सब कुछ। एंड यू वोंट बिलीव एप्पल आउटसोर्सिंग को लेकर कितना ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। लेट 1990s में एप्पल की फैक्ट्री अमेरिका, यूरोप और एशिया में फैली हुई थी। अर्ली 2000s में एप्पल ताइवान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, चाइना और मेक्सिको में आउटसोर्सिंग एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। बट फिर 2010 तक आते आते एप्पल 100% चाइना पर शिफ्ट हो जाता है। यस, चाहे वो आईफोन्स हो, आईपॉड हो या फिर मैकबुक ही क्यों ना हो, चाइना एप्पल की पूरी मैन्युफैक्चरिंग हैंडल कर रहा था। बट अब सवाल ये क्या कि चाइना कैसे एप्पल की पहली और ओनली चॉइस बन पाई है। और जिस चाइना की वजह से आज एप्पल वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन पाई है, वो आखिर चाइना से क्यों परेशान है और आखिर उसे छोड़ने के पीछे क्यों पड़ी है? वेल, एप्पल को चाइना को चूज करना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि ये चाइना का बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड मूव था। अब इससे मेरा क्या मतलब है, आपको कुछ ही देर में समझ आ जाएगा। कुछ दिन पहले मुझे इंडिया के बिगेस्ट टेक और बिजनेस इवेंट ओडू कम्युनिटी डेज 2025 में जाने का मौका मिला था। वहां मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर से कनेक्ट किया, उनके एक्सपीरियंस सुने और बहुत कुछ सीखने को मिला। कई सारे बिजनेस वहां पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि कैसे ओडू को अडॉप्ट करके उन्होंने अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई और ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। और इसीलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा ओडू। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अकाउंटिंग, CRM, ईमेल मार्केटिंग, वेबसाइट बिल्डिंग सब कुछ एक ही जगह मैनेज कर सकते हो। चाहे आपका बिजनेस सर्विस हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग, ओडू हर टाइप के बिजनेस में आपकी हेल्प कर सकता है। ओडू के पास बिजनेस की हर नीड के लिए 45+ एप्स अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात यह कि किसी भी एक ऐप को आप लाइफ टाइम फ्री में यूज कर सकते हो। सो टेक अ 15 days फ्री ट्रायल ऑफ ओडू फॉर बिजनेस, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। टिम का आउटसोर्स करने का डिसीजन एक्चुअली जीनियस साबित होता है। वो ना ही सिर्फ एप्पल को बैंक्रप्सी से बचाता है, बल्कि उनके नेक्स्ट रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट मैकबुक की डिमांड को भी क्रेजी तरीके से बढ़ा देता है। बट पता है क्या, ये सक्सेस एक इम्पॉसिबल चैलेंज लेकर आती है। स्टीव जॉब्स वाज बीइंग स्टीव जॉब्स। वो हर वीक नए डिजाइन चेंजेस लेकर आते हैं, कई बार तो हर दिन। जैसे कि स्क्रू 0.2 मिलीमीटर छोटा होना चाहिए, एल्यूमिनियम फिनिश बेटर होना चाहिए, स्क्रीन बेजल छोटा होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब किसी भी नॉर्मल कंपनी का एम्प्लॉय होता तो उसके लिए वर्स्ट नाइटमेयर होता, बट टिम को पता था कि एप्पल का परफेक्शनिज्म ही उनका सीक्रेट वेपन है। बट अब सवाल यह था कि आखिर एक ऐसी सप्लाई चेन कैसी बनाई जाए जो एक जीनियस के माइंड को हैंडल कर सके, जो हर 48 आवर्स में चेंज होता है। इस इम्पॉसिबल चैलेंज को सॉल्व करने के लिए टिम कुक एक परफेक्ट सप्लाई चेन का ब्लूप्रिंट बनाते हैं,
जिसमें 4 मेन पिलर्स थी। नंबर 1 कॉस्ट, असेंबली अल्ट्रा चीप होनी चाहिए जिससे एप्पल अपने मार्जिन हाई रख पाए। नंबर 2 स्केल, फैक्ट्रीज मिलियंस ऑफ यूनिट्स हेजल फ्री प्रोड्यूस कर सकती हो। नंबर 3 स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वर्कर्स और प्रोडक्शन लाइंस लाइटनिंग फास्ट हो और स्टीव के चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर पाए। नंबर 4 इकोसिस्टम, हर पार्ट और सप्लायर चाहे वो चिप्स हो या ग्लास मैक्स 1 दिन के रीच में हो। टिम को एक ऐसा सप्लाई चेन चाहिए था जो साइमल्टेनियसली ये चारों चीजें डिलीवर कर सकता हो। बट अब सवाल ये था कि आखिर ऐसी कौन सी कंट्री और कंपनी होगी जो ये सारी चीजें डिलीवर कर सकती हो। सो लेट्स लुक एट टिम्स ऑप्शन फॉर कंट्री। नंबर 1 मैक्सिको। मैक्सिको का सबसे बड़ा एडवांटेज था उसकी लोकेशन, ये यूएस के पास था तो स्पीड की दिक्कत नहीं थी और यहाँ पर लेबर भी यूएस से सस्ता था। हाँ, एशियन कंट्रीज जितना नहीं बट यूएस से सस्ता था। बट यहाँ पर ना 2 बड़ी दिक्कतें थी। पहला, मैसिव लेबर पूल अवेलेबल नहीं था जितना एप्पल को चाहिए था, और दूसरा, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम मिसिंग था। हर छोटा पार्ट दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कराना पड़ता था। नंबर 2 ईस्टर्न यूरोप। इंजीनियरिंग टैलेंट वर्ल्ड क्लास था, टेक्निकल एक्सपर्टीज भी सॉलिड था, बट यहाँ पर भी सेम वही स्टोरी, लेबर कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हाई थी और इकोसिस्टम भी कंप्लीटली मिसिंग था। नंबर 3 इंडिया। यहाँ पर दुनिया का सबसे चीपेस्ट लेबर था और क्वांटिटी में भी अनलिमिटेड अवेलेबल था जो एप्पल को एग्जैक्टली चाहिए था। बट उस टाइम इंडिया में ब्यूरोक्रेसी एक कंप्लीट नाइटमेयर था। एक सिंपल कंपोनेंट भी अप्रूव करवाने में 2-3 महीने लग जाते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर हाफ डेवलप था और पोर्ट्स भी इनएफिशिएंट थे। नंबर 4 ताइवान एंड साउथ कोरिया। यहाँ पर काफी सारी चीजें परफेक्ट थी, स्ट्रॉन्ग टेक इकोसिस्टम, हाई स्किल्ड वर्कर्स और क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस। लेकिन 2 मेजर लिमिटेशंस थी, लेबर अवेलेबिलिटी लिमिटेड थी प्लस कॉस्ट भी प्रीमियम थी। सो ये स्मॉल बैचेस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए परफेक्ट था, बट एप्पल के मिलियंस ऑफ यूनिट्स के लिए ये भी सही ऑप्शन नहीं था। टिम ने और भी कई सारी कंट्रीज गो थ्रू करी थी बट इवेंचुअली सभी किसी ना किसी चीज में फेल हो रही थी सिवाय एक के, विच वॉज चाइना। चाइना लिटरली सभी चीज में सुपरनेचुरली परफेक्ट था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे 6 बड़े रीजंस थे। नंबर 1 मैसिव स्किल्ड फोर्स। चाइना के पास 100 मिलियन प्लस फैक्ट्री वर्कर्स अवेलेबल थे जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेंड थे। ये सिर्फ चीप लेबर ही नहीं, वो डिसिप्लिन्ड, स्किल्ड और अनलिमिटेड क्वांटिटीज में अवेलेबल थे। सो एप्पल जितने भी मैसिव स्केल पर डिमांड करे चाइना डिलीवर कर सकता था। नंबर 2 लाइटनिंग फास्ट इकोसिस्टम। चाइना ने दुनिया का मोस्ट रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन नेटवर्क क्रिएट किया था जहां पर लिटरली हर कंपोनेंट ड्राइविंग डिस्टेंस में अवेलेबल थे। कोई स्पेसिफिक कैमरा मॉड्यूल चाहिए तो सिर्फ 2 आवर्स में मिल जाएगा, कस्टम स्क्रूज चाहिए तो 30 मिनट में रेडी हो जाएंगे, न्यू एल्यूमिनियम फिनिश चाहिए रातों रात रेडी हो जाएगा। सो स्टीव जॉब जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए ये एक पैराडाइज था। नंबर 3 अनबीटेबल कॉस्ट स्ट्रक्चर। लेबर कॉस्ट यहाँ पर यूएस से 90% सस्ती थी और उनके प्रोडक्टिविटी लेवल्स भी हाई थे। सो यहाँ पर एप्पल अपने मार्जिन हाई रख सकता था। नंबर 4 वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। शेंजन में पोर्ट्स, हाईवेज, लॉजिस्टिक नेटवर्क सब कुछ जर्मन लेवल एफिशिएंसी के साथ अवेलेबल था। कोई पार्ट इंपोर्ट कराना हो या मल्टीपल फैक्ट्रीज कनेक्ट करवानी हो, हाई स्पीड रेल और एक्सप्रेस हाईवे से सब कुछ आवर्स में पॉसिबल था। अब टिम की 4 पिलर्स की ऑफरिंग यहीं तक खत्म हो जाती है, बट स्टिल चाइना हैज 2 मोर थिंग्स टू ऑफर। नंबर 5 गवर्नमेंट रेड कार्पेट ट्रीटमेंट। चाइनीज गवर्नमेंट फॉरेन कंपनीज को कंप्लीट वीआईपी ट्रीटमेंट देती थी, जीरो ब्यूरोक्रेसी, इंस्टेंट अप्रूवल और इररेजिस्टिबल बेनिफिट्स, जैसे 5 साल तक टैक्स फ्री ऑपरेशंस, फ्री लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडीज, जिसे कोई भी कंपनी रेजिस्ट नहीं कर सकती थी। नंबर 6 स्ट्रेटेजिक रिसोर्स एडवांटेज। चाइना उस टाइम रेयर अर्थ मेटल्स की 80% ग्लोबल प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता था। ये मेटल्स बैटरीज, चिप्स, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल थे। ये नेचुरल मोनोपोली किसी और कंट्रीज के पास नहीं थी। सो इस तरह से चाइना एप्पल की फर्स्ट चॉइस बन जाती है। अब बात करते हैं कि एप्पल ने किस कंपनी को अपना मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर चूज किया था। उसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। 2001 में एप्पल ने अपना रिवॉल्यूशनरी आईपॉड लॉन्च किया था और एक्टिवली मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स ढूंढ रहा था। अब इस टाइम ताइवान में कंपनी थी फॉक्सकॉन। उसके फाउंडर टेरी गौ और उनकी टीम आईपॉड को कंप्लीट रिवर्स इंजीनियर करके उसका पिक्सल परफेक्ट रेप्लिका बना देती है, बिना किसी ऑफिशियल स्पेक्स के और बिना एप्पल की टीम से कोई भी हेल्प लिए। इसके बाद वो इस रेप्लिका को एप्पल को भेज देते हैं एक सिंपल से मैसेज के साथ, जब हम तुम्हारे बिना ये बना सकते हैं तो जरा सोचो, जब हम तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। गेस व्हाट, ये मूव एक्चुअली में काम कर जाता है। एप्पल इमीडिएटली फॉक्सकॉन को अपना मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बना लेता है। इस तरह से एप्पल अपनी मोस्ट एफिशिएंट सप्लाई चेन ताइवानीज कंपनी फॉक्सकॉन के साथ पार्टनरशिप करके चाइना में क्रिएट कर लेता है, जो लाइटनिंग स्पीड और डर्ट चीप कॉस्ट में एप्पल की रिवॉल्यूशनरी डिवाइस मैन्युफैक्चर करता है।
और इस गोल्डन पार्टनरशिप के चलते ही एप्पल दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन जाती है, वर्थ ओवर $3 ट्रिलियन। नाउ इट सीम्स टू बी अ परफेक्ट फेरी टेल स्टोरी फॉर एप्पल, राइट? वेल, इट वाज़न्ट। अगर आप थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना का सुपरनेचुरली परफेक्ट होना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि इट वाज द मोस्ट कैलकुलेटेड ट्रैप इन बिजनेस हिस्ट्री। सरफेस लेवल पर ये देखने में ऐसा लगता है कि एप्पल को चाइना की जरूरत थी, बट इन रियलिटी इट वाज एग्जैक्ट अपोजिट। इट वाज चाइना जिसको डेस्परेटली एप्पल की जरूरत थी। 1990s में चाइना की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरी थी। वो डेकेड्स तक कम्युनिस्ट आइसोलेशन में रहे थे, बाहर की दुनिया से ऑलमोस्ट ट्रेड जीरो था, जीडीपी अमेरिका से 90% कम थी और पॉवर्टी भी एक्सट्रीम लेवल पर थी। और इस टाइम चाइना टेक्नोलॉजी में भी बाकी कंट्री से कहीं साल पीछे थी। पूरी दुनिया चाइना को बस एक चीप लेबर का सोर्स समझती थी और कुछ नहीं। लेकिन तभी चाइना के लीडर्स ने एक रिवॉल्यूशनरी स्ट्रेटेजी बनाई थी जो दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। उनके प्रेसिडेंट का विजन था कि अगर हमें ग्लोबल सुपर पावर बनना है तो हम सिर्फ वेस्ट को कॉपी करके नहीं बन सकते, बल्कि उसके लिए हमें पहले जो बेस्ट होगा उससे पहले सीखना होगा, फिर ही हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसी स्ट्रेटेजी को वो 4 फेज में एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर 1, द हनी ट्रैप। सबसे पहले फॉरेन कंपनीज को इम्पॉसिबल टू रिफ्यूज बेनिफिट्स दो, जैसे कि 5 साल तक टैक्स फ्री ऑपरेशन, फ्री लैंड्स वर्थ मिलियंस, जीरो ब्यूरोक्रेसी, चीप स्किल्ड लेबर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। फिर आता है फेज 2, द फ्लड। कंपनीज इन बेनिफिट्स से पागल होकर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करेगी। उनकी डिपेंडेंसी चाइना पर इतनी बनाओ कि वो ग्रेजुअली चाइना पर 100% डिपेंडेंट हो जाए। फेज 3, द लर्निंग। इन कंपनी से हर टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, ट्रेड सीक्रेट सब कुछ सीख लो, वर्कर्स ट्रेन कर लो, सप्लाई चेन मैप कर लो, इवन कस्टमर की लिस्ट भी कॉपी कर लो। देन फाइनल फेज 4, द किल। इन कंपनी से जो भी सीखा है उसे डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर क्रिएट कर दो। पहले इन कंपनीज को कॉस्ट में बीट करो, फिर बाद में इनोवेशन में। अब ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि चाइना ने इस प्लेबुक को मल्टीपल टाइम्स अलग अलग इंडस्ट्री में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है। जैसे कि सोलर एनर्जी में पहले जर्मन कंपनीज को हनी ट्रैप में फंसाया, उनकी टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करी और अब चाइना अराउंड 80% ग्लोबल प्रोडक्शन कंट्रोल करता है, जिसमें जर्मन कंपनीज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है। हाई स्पीड रेल में भी ऐसा ही हुआ है, पहले जापानीज और जर्मन से एडवांस टेक्नोलॉजी सीख लिया और अब चाइना रेल में वर्ल्ड लीडर है। एक और पॉपुलर एग्जांपल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। ईवी जायंट टेस्ला को चाइना ने क्रेजी बेनिफिट्स दिए, उसके बाद उसके मैन्युफैक्चरिंग सीक्रेट्स एब्जॉर्ब कर लिए और अब BYD नियो जैसे डोमेस्टिक ब्रांड्स क्रिएट कर दी है, जिससे टेस्ला को चाइना में कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। इनफैक्ट इसी साल BYD ने टेस्ला की सेल्स को बीट कर दिया है। और यही सेम प्लेबुक चाइना ने एप्पल के साथ भी प्ले करी है, और भी बड़े स्केल पर। समझाता हूं कैसे। अब एप्पल चाइना के लिए सिर्फ एक आम कंपनी नहीं थी, बल्कि वो उसके लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जैकपॉट थी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसको आपको थोड़ा सा समझाता हूं। एप्पल के चाइना में आने से मिलियंस ऑफ जॉब तो क्रिएट होती, साथ ही उसे नंबर 1 टेक जायंट से सीखने का भी मौका मिलता। वो क्या मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस क्या है, मोस्ट एफिशिएंट सप्लाई चेन कैसे बनानी है, इन सब के सीक्रेट्स मिल जाते हैं। अब इससे ना उसे 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला, चाइना एप्पल से सीखकर अपने इन हाउस कंपनीज बना सकता है, और दूसरा, इंडस्ट्री के बेस्ट के आने से बाकी कंपनीज भी चाइना में आना स्टार्ट कर देती और इन कंपनीज के आने से और ज्यादा जॉब्स क्रिएट होती और ये लूप चलता रहता। और इसी ट्रैप में एप्पल और बाकी कंपनीज फंस जाती है। 2010 तक एप्पल 100% चाइना पर डिपेंडेंट हो जाता है। एप्पल के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स रिवील करते हैं कि एप्पल 2015 के बाद हर साल चाइना में $55 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा था। अराउंड 50 मिलियन प्लस जॉब्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एप्पल ने वहां पर क्रिएट करी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एप्पल के पार्टनर फॉक्सकॉन ने गवर्नमेंट के साथ पार्टनर करके शेंजो टेक्नोलॉजी पार्क क्रिएट किया है। इसे आईफोन सिटी भी बोला जाता है। ये 6 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ इंडस्ट्रियल मार्वल है। यहाँ पर 30+ असेंबली हॉल्स, हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्शन लाइंस और 2 लाख से ज्यादा वर्कर्स हैं, जिनका सिर्फ एक ही पर्पस है एप्पल के प्रोडक्ट्स को बनाना। So 55 billion is year. 55 billion is per year. That's the investment. A lot of that is training costs for the employees in China, and the number of employees, like per Tim Cook's public estimate, right, is 3 million people are assembling iPhones and other Mac products in China. अब ये तो सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट्स है। एप्पल ने जो चाइना में इकोसिस्टम बिल्ड किया है, उसकी वजह से कहीं सारी और कंपनीज भी चाइना में एंटर करती हैं, और इवन कहीं सारे चाइनीज टेक जायंट्स का भी बर्थ हुआ है, जैसे कि Xiaomi, OnePlus, Oppo, Vivo, Huawei एक्सेट्रा। और इसका रिजल्ट हम सबको पता है। चाइना के इस मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज की वजह से कहीं सारी इंडियन कंपनीज जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स एक्सेट्रा सारी वाइप आउट हो गई थी।
अब ना चाइना ने एप्पल से compete करने के लिए ना ही सिर्फ चाइनीज कंपनीज को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए हैं, बल्कि कई सारी डर्टी टैक्टिक्स भी प्ले करी हैं। जैसे 2016 में रेगुलेटर्स एब्रप्टली एप्पल के iBook स्टोर और iTunes को शट डाउन कर देते हैं। 2017 में एप्पल को फोर्स किया जाता है कि सभी चाइनीज iCloud यूजर्स का डेटा चाइना में ही स्टोर होगा और चाइनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा स्टेट मीडिया ने भी रिपीटेडली एप्पल को क्रिटिसाइज किया है, जिसकी वजह से एप्पल का रेवेन्यू चाइना में 26% गिर गया था। इस पूरी सिचुएशन को एप्पल इन चाइना बुक ने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसमें एप्पल के एक एग्जीक्यूटिव का फेमस कोट भी है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने पूरी कंट्री को सब कुछ सिखाया है और अब ये पूरी कंट्री हमारे अगेंस्ट खड़ी है। अब ना ये सिर्फ शुरुआत थी, इसके बाद एप्पल की सिचुएशन और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। चाइना में लेबर कॉस्ट 700% तक बढ़ जाती है और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बाकी कंट्रीज भी चाइना पर मैसिव टैरिफ लगा देती है, जिससे एप्पल के मार्जिन्स क्रश कर जाते हैं। लेकिन फिर असली झटका तो एप्पल को इसके बाद लगता है, जब कोविड आ जाता है। चाइना के स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पॉलिसी ने एप्पल का क्राउन ज्यूल ओवरनाइट शटडाउन कर दिया था। जो सप्लाई चेन नेटवर्क उन्होंने डेकेड्स लगाकर परफेक्ट किया था, पूरा आईफोन सिटी जो उन्होंने स्क्रैच से बिल्ड किया था, सब कुछ रातों रात बंद हो जाता है। सो जो चाइना एक टाइम पर एप्पल की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ हुआ करती थी, वो अब उसकी ग्रेटेस्ट वर्नेबिलिटी बन गई है। अब इसी डेंजरस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए एप्पल डेस्परेटली चाइना के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है, जिसे इंडस्ट्री चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी भी कहती है। और यहीं से इंडिया भी इस पिक्चर में एंट्री करता है। बट अब ये एस्केप प्लान इतना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स यूएस और चाइना लिटरली सब कुछ कर रही हैं, जिससे एप्पल का ये शिफ्ट इंडिया में सक्सेसफुल ना हो पाए। एप्पल चाइना पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि उसके लिए चाइना को कंप्लीटली अबेंडन करना नियर टू इम्पॉसिबल है। और इसीलिए एप्पल सिर्फ चाइना को छोड़ने की बजाय चाइना के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है। मतलब वो चाइना में इमीडिएटली अपने ऑप्शंस स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि वो चाइना के साथ साथ दूसरे ऑप्शंस भी डेवलप करेगा। और इसी स्ट्रेटेजी को चाइना प्लस वन कहा जाता है कि चाइना तो रहे ही, लेकिन उसके साथ एक और कंट्री भी हो। और इसी प्लस वन कैटेगरी में एप्पल की फर्स्ट चॉइस इंडिया है, और इसके पीछे 4 बड़े रीजंस हैं। नंबर 1, जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड टैरिफ्स। ऑल्दो फिलहाल इंडिया पर यूएस ने हाई टैरिफ्स लगाए हैं, बट स्टिल ये टैरिफ्स चाइना के कंपैरिजन में काफी कम है। नंबर 2, लोअर लेबर कॉस्ट। इंडियन लेबर कॉस्ट चाइना से 60 to 70% कम है, जहां पर इंडिया में एवरेज एनुअल मैन्युफैक्चरिंग वेजेस $2,000 to $3,000 है, वहीं चाइना में $6,000 to $8,000 तक पहुंच गई हैं। नंबर 3, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स PLI स्कीम्स लॉन्च की है, जिसमें कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए मैसिव बेनिफिट्स दिए गए हैं, जैसे कि लैंड सब्सिडीज, टैक्स ब्रेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। नंबर 4, एक्सेस टू ह्यूज मार्केट। इंडिया स्मार्टफोन के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है। यहाँ पर लोकली मैन्युफैक्चर करने से एप्पल की 22% इंपोर्ट ड्यूटी बचती है, प्लस मेक इन इंडिया का प्रीमियम ब्रांड पोजिशनिंग भी मिलता है। इन सब रीजंस की वजह से एप्पल ने 2017 में इंडिया में एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे। उन्होंने पुराने आईफोन ऐसी मॉडल से टेस्टिंग शुरू करी थी। बेसिकली इस टाइम एप्पल इंडिया में अपने वाटर्स टेस्ट कर रहा था कि इंडिया सच में डिलीवर कर भी पा रहा है या नहीं। एंड गेस व्हाट, रिजल्ट्स अच्छे आए थे, और फिर एप्पल इंडिया में अपने फ्लैगशिप मॉडल्स भी शिफ्ट करना शुरू कर देता है। और अब फाइनली 2025 में हिस्टोरिक मोमेंट हुआ है, जब एप्पल के सारे लेटेस्ट मॉडल्स आईफोन 17, 17 एयर, 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स डे 1 से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। और अब हम अराउंड 20% ग्लोबल आईफोन का प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये 20% है तो काफी बड़ा अचीवमेंट, कंसीडरिंग कि 2017 से पहले ये एब्सोल्यूट जीरो था। बट यहाँ पर ना कुछ डार्क रियलिटीज भी है। नंबर 1, इंडिया फिलहाल सिर्फ FATP, फाइनल असेंबली टेस्टिंग एंड पैकआउट ही कर रहा है। कोर मैन्युफैक्चरिंग अब भी मिसिंग है। 80% क्रिटिकल कंपोनेंट्स अब भी चाइना से इंपोर्ट होते हैं, और FATP में भी हमारा यील्ड रेट 50% है, जबकि चाइना का 80% है। मतलब ये कि चाइना में 8 में से 10 आईफोन्स परफेक्ट बनते हैं, वहीं इंडिया में सिर्फ 5 ही। नंबर 2, इंडिया में सिर्फ 2 ही कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग हैंडल कर रही है, टाटा और ताइवानीज जायंट फॉक्सकॉन, जिसे मेजॉरिटी प्रोडक्शन अब भी फॉक्सकॉन के कंट्रोल में है। और इन्हीं दो वीकनेस को चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है। इसी साल 2025 में चाइनीज गवर्नमेंट ने मेजर कोर कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट के इंडियन एक्सपोर्ट पर सडन बैन लगा दिया है। वहीं कहीं सारे चाइनीज टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो टाटा और फॉक्सकॉन की फैक्ट्रीज में की रोल हैंडल कर रहे थे, उन्हें फोर्सफुली चाइना बुला लिया है, जिससे इंडिया में हर्डल क्रिएट्स हो और प्रोडक्शन स्लो रहे। वहीं दूसरी तरफ ट्रम्प भी एप्पल के चाइना प्लस वन कैटेगरी में इंक्लूड होना चाहता है, और इसीलिए उसने चाइना और इंडिया दोनों पर हेवी टैरिफ लगा दिए हैं। इनफैक्ट कुछ मंथ्स पहले ही ट्रम्प ने अपना खुद का स्मार्टफोन भी लॉन्च किया था, जिसे मेड इन अमेरिका की ब्रांडिंग भी थी।
इस फोन का पर्पस कमर्शियली सक्सेसफुल होना नहीं, बल्कि इन कंपनीज को एक मैसेज देना था कि ना ही सिर्फ यूएस में मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है, बल्कि वो इनका प्रेफर्ड ऑप्शन होना चाहिए। सो अगर इंडिया को एप्पल का ट्रस्ट जीतना है तो हमें पूरे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। वर्कर्स को फ्रीबीज की जगह एडवांस ट्रेनिंग देनी होगी। चाइना और यूएस दोनों से स्मार्ट डिप्लोमेसी प्ले करनी होगी। रूलिंग गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों को पॉलिटिक्स बिजनेस से दूर रखना होगा, क्योंकि पिछले कुछ मंथ्स में हमने कई बार देखा है कि कुछ स्टेट्स ने ओला और उबर पर बैन लगा दिया है, कुछ ने मूवी टिकट्स प्राइस पर कैप लगा दिया है, कुछ ने प्राइवेट कंपनीज में रिजर्वेशन की डिमांड करी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा हमें रेयर अर्थ मेटल्स की एक्सट्रैक्शन और लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करना होगा। रोड्स, पोर्ट्स, कनेक्टिविटी सब वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। और अगर हम ये सब कुछ कर पाए तो इंडिया को +1 की जगह 2 ऑप्शन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बिकॉज दिस इजंट अबाउट iPhones एनीमोर, इट्स अबाउट हु राइट्स द रूल्स फॉर द नेक्स्ट सेंचुरी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ओडू, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।